हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम ज्योति है और मैं फिजिक्स टीच करती हूँ। आपने मेरे पहले भी काफ़ी लेक्चर्स देखे होंगे। आज फिर से मैं आपके साथ कनेक्ट करी हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए, और वो क्वेश्चन है फ्रिक्शन वाले चैप्टर का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। ये जो क्वेश्चन मैं आज करवा रही हूँ ये नीट और जेई दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये जेई में भी बहुत बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है, और यही सेम क्वेश्चन हमारे पास नीट में आने के भी बहुत हाई चांसेस है। हमें पता लग रहा है कि नीट का पेपर पिछली बार बहुत ही ज्यादा टफ आया था, पर्टिकुलरली फिजिक्स तो टफ आई थी। देखो, तो अगर फिजिक्स का लेवल हाई कर रहा है एनटीए, तो क्यों ना हम भी अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करें कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो अगर हमें उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो हमें अच्छे क्वेश्चन कैटर करने पड़ेंगे। तो उसी के लिए आज मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एन इंसेक्ट क्रॉल्स अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। एक इंसेक्ट है जो ये हेमिस्फेरिकल सरफेस पे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लाइक ये जो सरफेस है, ये सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देने का सिंपल स्पष्ट मतलब यही बताया गया है कि ये जो सरफेस है ये इन्होंने रफ कंसीडर करा है। If the line joining the center of the hemisphere to the insect makes an angle with the vertical, अगर ये जो इंसेक्ट और हेमिस्फेरिकल के साथ वर्टिकल लाइन एंगल अल्फा मार्क कर रही है, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस अल्फा कुड बी, इस अल्फा की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि क्या पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इस क्वेश्चन पे आएंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जितने भी फोर्सेस लग रही हैं हमने वो सारी फोर्सेस यहाँ मार्क करनी है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सबसे पहले हमें पता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का वेट एक्ट करेगा, दैट इज mg। अर्थ हर चीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है, तो इस इंसेक्ट पे भी लग रहा होगा वेट mg। तो वेट mg विल स्टार्ट एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कौन सी फोर्स लग रही होगी? क्या हम बोल सकते हैं कि इस इंसेक्ट पे एक नॉर्मल फोर्स भी लग रही होगी? नॉर्मल एक ऐसी फोर्स है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तब लगती है। तो अगर ये इंसेक्ट और ये सरफेस आपस में कांटेक्ट में आया है तो यहाँ पर भी नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल एक ऐसी फोर्स है जो ग्राउंड लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो जमीन जो फोर्स मेरे बॉडी पे लगा रही होगी परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर फोर्स को बोला जाता है नॉर्मल फोर्स। सिमिलरली अगर ये इंसेक्ट यहाँ सरफेस पे है तो ऊपर की तरफ जो फोर्स इस पे लग रही होगी ये फोर्स यहाँ पर क्या निकल कर आएगी? नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा कौन सी फोर्स है? अब अगर इसके अलावा फोर्सेस देखने से पहले क्यों ना एक काम किया जाए, mg के कंपोनेंट्स को रिजोल्व किया जाए। अगर ये लाइन यहाँ पे जा रही है मैं इस लाइन को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकती हूँ, और जैसे मैं यहाँ स्ट्रेच करूंगी मुझे दिखाई देगा ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इस वर्टिकल के साथ एंगल अल्फा बना रही है। तो यही स्ट्रेट लाइन इस वर्टिकल के साथ भी एंगल अल्फा ही बना रही होगी। अगर mg के कंपोनेंट्स को रिजोल्व करने हैं, जहां थीटा बना है, जहां एंगल मार्क किया है, उस तरफ हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ जाता है? कोस वाला कंपोनेंट। शाबाश। इसको एक बार देखते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो अगर कोई भी एक रिजल्टेंट बना रहे हैं हम यहाँ पे, या कोई भी आर वेक्टर ले रहे हैं, ये आर वेक्टर जहां जिस एक्सिस के साथ थीटा मार्क करता है उस एक्सिस के साथ आ जाएगा आर कोस थीटा का कंपोनेंट, और दूसरी तरफ आ जाएगा आर साइन थीटा का कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर वेट आया है तो वेट के कंपोनेंट्स को भी रिजोल्व कर देते हैं। तो रिजोल्व करने के बाद जिस तरफ अल्फा मार्क हुआ है वहां पर आ जाएगा mg cos अल्फा का कंपोनेंट, और वही इसके परपेंडिकुलर दूसरी साइड पे हमारे पास बन जाएगा mg sin अल्फा का कंपोनेंट। समझ में आई? अब ध्यान से देखो बच्चे, ये जो इंसेक्ट है ये तो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन इस इंसेक्ट पे एक फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। अगर सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स लग रही होती तो ये जो इंसेक्ट है ये स्लिप करके नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया कि ये इंसेक्ट ऊपर जा रहा है।
मतलब कोई तो फोर्स है जो इस इंसेक्ट को ऊपर लेकर जाने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे पिक्चर आता है फ्रिक्शन का। हमें पता है फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। रिलेटिव मींस मतलब अगर ये इंसेक्ट इस फोर्स की वजह से नीचे जाता तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। ग्राउंड के हिसाब से इसका मोशन नीचे है, तो ग्राउंड के हिसाब से जो मोशन हो रहा है उस मोशन को अपोज करते डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। मतलब ये इंसेक्ट इसकी वजह से स्लिप डाउन करता, लेकिन इसको स्लिप ना करवाए, इस वजह से फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट कर जाएगी। मतलब mg sin थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन की फोर्स जो होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी। फ्रिक्शन ही हेल्प कर रही होगी इस इंसेक्ट को आगे मूव करने में। जैसे इसके एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है, जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं, तो ग्राउंड पे चलते हैं, मैं बोल रही हूँ अगर ग्राउंड पे चल पाते हैं तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमें हेल्प करती है ग्राउंड पे चलने के लिए। तुम बोलो कि मैम ये कैसी बात कर रहे हो, फ्रिक्शन से तो हमारे पास बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हमारी एनर्जी यूज होती है। बट उत्तर आप ये चीज ध्यान से देखो, अगर ग्राउंड पे मैं चल रही हूँ तो अपने पाँव से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ। सोचो अगर मैं सिर्फ ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करूँ, एक फोर्स सिर्फ पीछे की तरफ लगे, तो मेरी बॉडी तो पीछे की तरफ ही जानी चाहिए थी, फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाती हूँ। इसका मतलब ये है जितना एक्शन मैंने पीछे करा, जितनी फोर्स मैंने पीछे लगाई, उसी का ही एक फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ जनरेट होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर मैंने एक्शन किया पीछे की तरफ तो एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी आगे की तरफ, जो रिएक्शन फोर्स ग्राउंड मेरी बॉडी पे लगा रहा होगा। और वो जो फोर्स ग्राउंड मेरी बॉडी पे लगा रहा है वो अगर हम ध्यान से देखें तो वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। सोचो अगर एकदम स्मूथ सरफेस होता, फ्लोर होता, फ्लोर पे हम गिर देते पानी, तो कितना स्लिपरी सरफेस होता। अगर मैं वहां पे चलने का ट्राई करती, मैं ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करती, तो मुझे आगे की तरफ तो फ्रिक्शन मिलती नहीं ना, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, तो मेरी बॉडी तो आगे की तरफ चली जानी चाहिए थी, मेरा माथा जमीन पे जाके लगना चाहिए था। इसका मतलब रफ सरफेस होने की वजह से ही हम चल पाते हैं, और वो रफनेस की वजह से कौन पिक्चर में आता है, फ्रिक्शन। मतलब इन शॉर्ट फ्रिक्शन की वजह से हमारा चलना पॉसिबल हो पाता है। तो सेम चीज यहाँ पर होगी, ये जो कीड़ा है ये भी आगे मूव कर रहा है, ये भी किस फोर्स की वजह से मूव करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आगे मूव करके जाएगा। समझ में आई। अब जितनी भी फोर्सेज है हम उन सबको यहाँ पे इक्वेट करने का ट्राई करते हैं। हमें पता है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी वो सब बैलेंस होंगी। इसका मतलब ऊपर अगर नॉर्मल लग रही है, इट शुड बी इक्वल टू mg cos अल्फा विच इज एक्टिंग in the downward direction. That means n की वैल्यू would be equal to mg cos alpha. सेम इसी तरह से अगर नीचे mg sin alpha लग रहा है तो फ्रिक्शन इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो बॉडी आराम से स्टेबल मोशन में है। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू mg sin alpha। अब हमें पता है जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है म्यू एन के बराबर। हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। म्यू क्या होता है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच डिफाइन कि सरफेस कितना रफ है। तो अगर मैं फ्रिक्शन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं म्यू एन इज इक्वल्स टू एम जी साइन एल्फा, और एन की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, म्यू यहाँ पे आ जाएगा एम जी कोस एल्फा, ये बराबर आ जाएगा एम जी साइन एल्फा के। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 1/3, तो म्यू जहां पर भी है उसकी जगह पे 1/3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ आया एम जी कोस एल्फा, ये बराबर आ गया है एम जी साइन एल्फा के। ध्यान से देखें अगर तो ये एम जी इधर भी है और एम जी इधर भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब कोस एल्फा बाय 3 हमारे पास बराबर बन जाएगा साइन एल्फा के। इसका मतलब कोस को मैं नीचे ले जाऊं तो ये बनेगा 1/3 इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा। साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा क्या होता है, टेन एल्फा। मतलब टेन एल्फा की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर निकल गई है, 1/3 के। लेकिन यार ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो क्या गिवन है कि टेन एल्फा की वैल्यू 3 है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सीकेंड की टर्म में भी नहीं आया, कॉसिकेंड की टर्म में भी नहीं आया, तो कुछ कोट जैसा दिखाई दे सकता है। हमें ये चीज जानते हैं कि जो कोट एल्फा होता है दैट इज 1/tan एल्फा। मतलब tan एल्फा का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो आई विल गेट
कोट अल्फा। तो जहां पे भी tan अल्फा दिखाई दे रहा है मैं उसकी जगह पे क्या लिख देती हूँ 1 कोट अल्फा, जो कि बराबर आ जाएगा 1/3 के। इसका मतलब इस इक्वेशन से सिंपली हम ये चीज लिख सकते हैं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो ये आ जाएगा कोट अल्फा इज इक्वल्स टू 3। मतलब ये है कि आंसर हमारे पास निकल चुका है, कोट अल्फा की वैल्यू किसके बराबर निकल कर आएगी 1/3 के। इसका मतलब ये है अगर अल्फा कोट अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा कितना होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू कोट इनवर्स 3। अगर तो इतना एंगल हुआ तो ये मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी अल्फा की, कि जो इंसेक्ट है वो आराम से मूव कर पाए, मतलब इंसेक्ट जो होगा वो यहां तक तो आराम से आ पाएगा। समझ में आई है? देखो बच्चे, फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो सब क्वेश्चंस में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आया है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आया है तो वो सारा का सारा क्वेश्चन बेसिकली या नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। काफी बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3-4 तरीके निकालने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा है तो यहाँ पे घूम फिर के ट्रिग्नो भी लगी है कि साइन और कोट का रिवर्स लेना पड़ेगा, टैन और कोट पिक्चर में आएगा। यहाँ पे रिजॉल्विंग वेक्टर्स का भी पूरा केस आया है कि रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर हमें समझनी पड़ेगी, जहां पे थीटा है वहां कोस कंपोनेंट आएगा, दूसरी तरफ साइन आएगा, नॉर्मल फोर्स भी हमें समझनी पड़ेगी। इन शॉर्ट ये है कि एक क्वेश्चन को करते हुए आपको 3-4 चीजें या 4-5 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप एक क्वेश्चन को स्मूथली सॉल्व कर पाओगे। अब ये चीज कैसे आएगी, ये चीज आती है प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग जो है वो चलने लग जाएगा, और जितना ज्यादा दिमाग चलेगा इवेंचुअली उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे और फिर आराम से बैठ जाओगे, मूड खराब कर लोगे या फिर जो भी है। आपसे अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, आप अपने बेसिक्स पे काम करो, चैप्टर को दोबारा से रीड करो। सिर्फ रीड करना है, उसको समझना है, उसको रटना नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें रटवा नहीं सकती कि इस क्वेश्चन का कोट अल्फा की वैल्यू 3 के बराबर निकल जाएगी तो नीट के पेपर में सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर भी ये आएगा। नहीं, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, सेम कॉन्सेप्ट आ सकता है, लेकिन अगेन वो घुमा फिरा कर ही तुम्हें देगा। तो इसीलिए ये वाली सारी चीज को हम सिक्योर तभी कर सकते हैं, मार्क्स को अच्छा हम तभी बना सकते हैं अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें भी उतना ज्यादा मजा आने लग जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। ठीक है, बाकी बीइंग अ मेंटर मैं यहाँ पर हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है यू कैन शेयर दैट विद मी। ओके, थैंक यू।